नमस्कार दोस्तों, आशीष हियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग PYQ के सॉल्यूशन सीरीज में आप लोग का स्वागत है। अभी यूपीपीएससी में असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 2021 में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसका हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन टेक्निकल पूछे जाते हैं और 25 क्वेश्चन हिंदी। तो अभी 1 to 25 जो है वो तो आपका हिंदी है, और 26 से 76 तक का सॉल्यूशन हमने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, ये सॉल्यूशन है और ये हम देख चुके हैं। ठीक है, अप टू 76 नंबर तक हम लोगों ने सॉल्व कर चुका था। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 77 से है। चलिए देखते हैं। और ये जो सीरीज है आपको यूपी में या असिस्टेंट इंजीनियर लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें आपको हेल्पफुल हो जाएगा। और अभी करेंटली जो एग्जाम आने वाला है आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चरर के लिए, तो असिस्टेंट इंजीनियर का जो भी उसमें क्वेश्चन पेपर पूछा गया है वो हेल्पफुल हो जाएगा आपको। इसको आप देख के जा सकते हैं और इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 77 है और ये क्या है, चलिए देखते हैं। तो 77 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम सोन बिलो इज। तो एक ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है और इसका ट्रांसफर फंक्शन पूछ रहा है। तो ट्रांसफर फंक्शन में सीधे हम लोग निकाल देते हैं कि फॉरवर्ड पाथ जो है G1 G2 है, तो ऊपर में नोमिनेटर में हमारा G1 G2 सारे में, और एक लूप बन रहा है G1 G2 H1। ठीक है, तो G1 G2 and H1। ठीक है, G1 G2 का तो कोई लूप नहीं बन रहा है, G1 G2 का इसमें भी है, G1 G2 का कोई लूप नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। चलिए, ये तो 77 था कंट्रोल सिस्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनिक मॉडल ऑफ ए सिस्टम इज। तो इसमें पूछ रहा है कि बहुत सारे सिस्टम दिए हुए हैं, जैसे ब्लॉक डायग्राम है, स्टेट वेरिएबल है, सिग्नल फ्लो ग्राफ है, ट्रांसफर फंक्शन है। तो इसमें यूनिक कौन सा होता है, यूनिक मॉडल कौन सा होता है। तो ब्लॉक डायग्राम भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक सिस्टम के बहुत ज्यादा बहुत तरह के मॉडल हो सकते हैं, तो यूनिक नहीं होगा। तो ये तो आपका ये यूनिक नहीं होगा। दूसरा, स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन भी हमारा अलग अलग तरीके से होता है, तो ये वाला भी नहीं होगा। सिग्नल फ्लो ग्राफ भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांसफर फंक्शन जो होता है ये यूनिक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये द टर्मिनल वोल्टेज एंड करंट ऑफ ए टू पोर्ट नेटवर्क आर इंडिकेटेड इन द फिगर बिलो। द टू पोर्ट नेटवर्क इज रिसिप्रोकल। तो टू पोर्ट नेटवर्क है, उसमें हमारा टू पोर्ट नेटवर्क में बहुत सारे तरह के पैरामीटर वाले होते हैं, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, एच पैरामीटर और एबीसीडी पैरामीटर वाले होते हैं। तो रिसिप्रोसिटी थ्योरम के लिए जेड आने के लिए Z12 इक्वल टू Z21 होना चाहिए। बाई पैरामीटर के लिए भी सेम कंडीशन है, Y12 इक्वल टू Y21 होना चाहिए। एच पैरामीटर के लिए हमारा कंडीशन क्या हो जाता है, H12 इक्वल टू माइनस H21। ठीक है, और एबीसीडी पैरामीटर के लिए हमारा हो जाता है AD माइनस BC इक्वल टू 1। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ABCD जो पैरामीटर है इसका 1 होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन में हमारा क्या दिया हुआ है, जेड पैरामीटर ए वाला भी नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा है रिसिप्रोकल। तो रिसिप्रोसिटी के लिए एच पैरामीटर जो है हमारा H12 जो है निगेटिव ऑफ द H21 होना चाहिए, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। AD माइनस BC इक्वल टू 0 दिया है, अगर ये 1 होता तब करेक्ट होता, 0 है इसकी वजह से नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोड फ्लो स्टडी इज कैरिड आउट फॉर। तो लोड फ्लो स्टडी हम किसके लिए करते हैं, ठीक है। तो लोड फ्लो स्टडी हम जो है सिस्टम प्लानिंग के लिए करते हैं। सिस्टम प्लानिंग मतलब कहीं भी एक नया सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है या नया सिस्टम बनाना है तो पहले लोड फ्लो एनालिसिस करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा सिस्टम प्लानिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ए हार्टली ऑसिलेटर इज यूज फॉर जनरेटिंग। तो हार्टली जो ऑसिलेटर होता है वो एलसी ऑसिलेटर आता है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, तो मोस्टली रेडियो मतलब पुराने जमाने के जो रेडियो होते थे वो हार्टली ऑसिलेटर्स में ही वर्क करते थे।
तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी तो वेरी लो हो जाता है, लो में नहीं होता है। माइक्रोवेव वेरी हाई हो जाता है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होता है इसमें। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी द फेज डिफरेंस बिटवीन द कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट इज। ठीक है, तो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट, तो कंडक्शन करंट का हमारा इक्वेशन क्या होता है, जेसी इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जेसी को अगर साइनसोइडल के फॉर्म में लिखेंगे तो सिग्मा इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। और जेडी जो हमारा होता है, जेडी का वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट करंट का जो वैल्यू होता है, एप्सिलॉन इनटू डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पेक्ट टू टाइम, डो ई अपॉन डो टी। तो अगर हम इसको ऊपर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करेंगे तो एप्सिलॉन इनटू ई नॉट कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस ओमेगा टी को हम अगर साइन के टर्म में लिखे तो एप्सिलॉन ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। तो अगर फेज कंपेयर करेंगे तो साइन ओमेगा टी है, अरे हाँ ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री है, तो ये हमारा फेज डिफरेंस हो जाएगा। फेज डिफरेंस कितना का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द वेव फॉर्म सोन बिलो इन द फिगर इज। तो एक हमारा फिगर दिया हुआ है, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए देखते हैं कि सबसे पहले इसका स्लोप हम फाइंड आउट करेंगे, तो 10 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका स्लोप हमारा 5 है। ठीक है, और ये स्लोप जा रहा था, और फिर कितना से चेंज हो गया हमारा स्लोप, तो 2 6 माइनस 4, ये हमारा 4 का डिफरेंस आ जाएगा, और 4 का डिफरेंस और 10 डिवाइडेड बाई 4 तो 2.5, ये माइनस 2.5 है। तो डिफरेंस जो हमारा हो जाएगा, 5 से स्लोप 2.5 हो रहा है, तो घट रहा है, हम माइनस 7.5 हो जा रहा है। और फिर नेक्स्ट जो हमारा ये आ जाएगा, इसका स्लोप जो है हमारा 0 है, तो यहाँ पे प्लस 2.5, तब तो 0 आ जाएगा, 2.5 आ जा रहा है। तो अब इसका इक्वेशन हम लिख देंगे। इसका इक्वेशन लिखने शुरू करेंगे तो स्लोप 5 इंटू रैंप ऑफ टी हो जाएगा, और प्लस ये माइनस 7.5 रैंप ऑफ टी माइनस 2 पे हो रहा है ना, टी माइनस 2। ठीक है, टी माइनस 2, और फिर हमारा हो जाएगा ये प्लस हो रहा है, तो प्लस 2.5 रैंप ऑफ टी माइनस 6 हो जाएगा, ये टी माइनस 6 हो गया। ठीक है, अब जो है इसको जो है लेप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो रैंप फंक्शन का ट्रांसफर फंक्शन हो जाता है 1/s²। ठीक है, तो 5/s² माइनस 7.5 टाइम डिले का फंक्शन है, तो e⁻⁻²s डिवाइडेड बाई s² प्लस 2.5 e⁻⁻6s डिवाइडेड बाई s²। तो ये हमारा इक्वेशन निकल के आ जाएगा, तो ये मैच कर लेंगे, तो क्या कौन सा आ जा रहा है ऑप्शन, ऑप्शन हमारा सी आ जा रहा है। 5/s 7.5 e⁻⁻²s का डिले है, प्लस 2.56, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 84 नंबर। 84 नंबर में हमारा क्वेश्चन है द रेटेड वोल्टेज ऑफ अ 3 फेज पावर सिस्टम इज गिवन एज। ठीक है, तो 3 फेज पावर सिस्टम में जो हम वोल्टेज देखते हैं, तो वो जो रेटेड वोल्टेज जो होता है वो आरएमएस होता है, लाइन टू लाइन वोल्टेज भी आरएमएस लाइन टू लाइन होता है। ठीक है, आरएमएस लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 85 नंबर। ए 10 किलो एम्पियर 400 वोल्ट 200 वोल्ट 400 वाई स्लैश 200 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विद 10% इम्पीडेंस ड्रा ए स्टडी शॉर्ट सर्किट करंट। तो जेड इम्पीडेंस का वैल्यू दिए हुए है 10% इक्वल टू 0.1। ठीक है, अब आई रेटेड क्या है, इसका कैलकुलेट करेंगे, तो आई रेटेड का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, आई रेटेड इक्वल टू केवीए रेटिंग रेटेड डिवाइडेड भी सेकेंडरी साइड अगर निकालते हैं तो। ठीक है, सेकेंडरी साइड, तो केवीए रेटेड का हमारा कितना है, 10K है, 10K डिवाइडेड बाई 200 एम्स। ठीक है, 200 एम्स, तो इसका जो एम्स आ जाएगा
50 एम्स आ जाएगा। सेकेंडरी साइड में हमारा 50 एम्स है। तो प्राइमरी साइड में करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई प्राइमरी, आई रेटेड प्राइमरी साइड हो जाएगा। प्राइमरी साइड जो हो जाएगा करंट का जो है वोल्टेज के रेशियो से फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सॉरी 10 के 2000, ये 500 एम्प्स आ जाएगा। सॉरी 10 के डिवाइडेड बाई 200 तो 500 एम्प्स आ जाएगा। ठीक है, और आई रेटेड प्राइमरी जब निकालना शुरू करेंगे तो 500 इंटू 200, रिवर्स मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 200 अपॉन 400, तो ये हो जाएगा 250 एम्प्स। तो हमारा इम्पीडेंस ड्रा है स्टेडी शॉर्ट सर्किट करेंट। ड्रा करने का मतलब हो जाएगा हमारा प्राइमरी, ड्रा करेगा सिस्टम से तो प्राइमरी करंट का वैल्यू जो है 250 एम्पियर आ जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टर्न ऑन टाइम ऑफ ए ट्रांजिस्टर यूज इन स्विचिंग मोड इज। तो टर्न ऑन टाइम टी ऑन को जो हम लिखते हैं, टी ऑन का जो वैल्यू होता है, ठीक है, तो राइज टाइम प्लस डिले टाइम टी डी, पहले डिले टाइम आता है फिर राइज टाइम होता है। तो सम ऑफ डिले टाइम प्लस राइज टाइम, सम ऑफ डिले टाइम एंड राइज टाइम, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा इसमें आंसर। ठीक है, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 87 नंबर। ए इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैज ए डेली लोड pattern of 2000 kilowatt 0.8 lagging power factor for 12 hour and 1000 kilowatt UPF for another 12 hour, the load factor is। तो लोड फैक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, लोड फैक्टर क्या होता है कि एवरेज लोड डिवाइडेड बाई मैक्सिमम लोड। ठीक है, मैक्सिमम लोड। तो एवरेज लोड निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज लोड हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज लोड निकालने के लिए हम लोग करेंगे कि 12 आवर के लिए 2000 किलोवाट है और अंदर 12 आवर के लिए 1000 किलोवाट है। तो 2000 एवरेज निकालेंगे इंटू 12 प्लस 1000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 24 तो ये जो कैलकुलेट होके आ जाएगा हमारा 1500 किलोवाट आ गया। ठीक है, एवरेज लोड। और मैक्सिमम लोड कितना हो जाएगा हमारा, मैक्सिमम लोड जो है हमारा ये 2000 किलोवाट है। ठीक है, 2000 किलोवाट है। तो लोड फैक्टर हम निकालेंगे एवरेज लोड अपन मैक्सिमम लोड, तो 1500 डिवाइडेड बाई 2000 तो निकल के आ जाएगा 0.75। तो हमारा लोड फैक्टर जो है हमारा 0.75 हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं थ्योरी में बहुत सारे बार बता दूं, मैक्सिमम डिमांड, पीक डिमांड और एवरेज लोड, लोड फैक्टर, प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, ये सारे डिफिनेशन में बता चुका हूं। आपको अगर देखना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें सारे डिटेल दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इन द सिस्टम इज नॉट कॉज बाय निगेटिव फीडबैक। तो निगेटिव फीडबैक नॉट कॉज पूछ रहा है, निगेटिव फीडबैक का क्या इम्पैक्ट नहीं होता है जो पूछ रहा है आपको। ठीक है, तो निगेटिव फीडबैक से बैंडविड्थ इंक्रीज करता है। ठीक है, डिस्टॉर्शन रिड्यूस होता है, तो ये गलत हो जाएगा। रिडक्शन इन गेन होता है। ठीक है, जी अपन 1 प्लस बीटा जी। ठीक है, तो इससे रिड्यूस होता है गेन। ठीक है, रिडक्शन इन आउटपुट इम्पिडेंस नहीं, आउटपुट इम्पिडेंस हमारा इंक्रीज करता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नॉट पूछ रहा है ना, तो नॉट कौन सा है, इंक्रीज इन डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होता है डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए सिमेट्रिकल टू पोर्ट नेटवर्क गिवन बिलो द ट्रांसमिशन पैरामीटर एज। ठीक है, तो एक सिमेट्रिकल पैरामीटर का दिया हुआ है, इसका Z1 का वैल्यू 30 ओम है, Z2 का वैल्यू 30 ओम है एंड Z3 का वैल्यू 10 ओम है, ये Z3 हो जाएगा। तो एबीसीडी पैरामीटर से हम, एबीसीडी पैरामीटर में जो हम ए का जो वैल्यू होता है 1 प्लस Z1 अपॉन Z3 का होता है, 1 प्लस Z1 अपॉन Z3, 1 प्लस Z1 का वैल्यू कितना है 30 और Z3 का वैल्यू हमारा 10 हो जाएगा, तो ये हमारा 4 आ जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैज ए फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन
ये दिया हुआ है 10 1 प्लस 4s अपॉन एस स्क्वायर 1 प्लस एस। इफ द सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू एन इनपुट ऑफ रैंप ऑफ टी 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, रैंप फंक्शन दिया हुआ है। द स्टडी स्टेट एरर ऑफ द सिस्टम, तो स्टडी स्टेट एरर के लिए हम एक चार्ट आता है, वो आपको शायद पता होगा, नहीं तो आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे इनपुट जो होता है, ठीक है, तो इनपुट हमारा यूनिट फंक्शन देते हैं, रैम फंक्शन अगर यूनिट रह गया, और एक है पैराबोलिक फंक्शन देते हैं। तो टाइप हमारा जीरो है, इधर टाइप है जीरो फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर तक में, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर तक देखते हैं। ये हमारा सेकेंड ऑर्डर का सिस्टम है। टाइप टू, टाइप हमारा टू है, टाइप टू है। टाइप टू होने का मतलब हम टाइप टू में देखेंगे, ठीक है, कितना एरर आता है। तो इस पर इसका एक चार्ट में बना दो, वन बाई वन प्लस के पी हो जाता है, ठीक है, और ये हमारा जीरो हो जाता है टाइप वन और टाइप टू में। रैम फंक्शन के लिए हमारा इन्फिनिटी एरर हो जाता है और वन अपॉन के भी होता है, ठीक है, और ये जीरो हो जाता है। और पैराबोलिक फंक्शन के लिए हमारा इन्फिनिटी हो जाता है और ये भी इन्फिनिटी हो जाता है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए वन अपॉन के होता है, ठीक है। और के पी के भी के को कैसे डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, के पी इजकल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, सॉरी, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। के भी का वैल्यू हमारा क्या होता है, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। और के ए का वैल्यू क्या हो जाता है, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ठीक है। तो हमारा जो इनपुट सिग्नल है हमारा क्या है, फर्स्ट जो है यूनिट यूनिट है, यूनिट इम्पल्स है, ठीक है। तो यूनिट इम्पल्स के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारा टाइप टू के लिए, इसके लिए भी हमारा जीरो हो जाएगा, इसके लिए भी हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। टाइप वन के लिए भी हमारा जीरो हो जाता है। रैम फंक्शन के लिए भी हमारा टाइप टू के लिए जीरो हो जाता है, ठीक है। अब हमारा पैराबोलिक फंक्शन के लिए बचा है, तो पैराबोलिक फंक्शन के लिए स्टडी स्टेट एरर क्या होता है, एरर स्टडी स्टेट क्या होता है, तो वन अपुन के एरर स्टेट वन अपुन के होता है, ठीक है। और के ए को हम डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं कि लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ठीक है। तो जी ऑफ एस एस स्क्वायर इंटू जी ऑफ एस क्या है, 10 इंटू वन प्लस फोर एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर इंटू वन प्लस एस, ठीक है। तो एस स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये एस स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाता है। तो ये वैल्यू जो है एस टेंस टू लिमिट एस टेंस टू जीरो है, ठीक है, तो ए भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू के ए का वैल्यू आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। तो एरर एट स्टडी स्टेट क्या हो जाएगा, वन अपॉन के ए, वन अपॉन के ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन अपॉन 10 इजकल टू 0.1, ठीक है। तो 0.1 हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए जनरेटिंग स्टेशन has a maximum demand of 30 megawatt. Its load factor is 60% and plant capacity factor is 50%. The reserve capacity of the plant. ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक मैक्सिमम डिमांड जो है, मैक्सिमम डिमांड हमारा क्या हो जाता है 30, लोड फैक्टर जो है हमारा 60% और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है हमारा 50% है। तो हमें पूछ रहा है रिजर्व कैपेसिटी, ठीक है। तो रिजर्व कैपेसिटी जो होता है वो होता है प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। अब प्लांट कैपेसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोड एवरेज लोड निकाल देते हैं, ठीक है। लोड एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम डिमांड इनटू लोड फैक्टर, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड इनटू लोड फैक्टर, लोड फैक्टर मैक्सिमम डिमांड कितना है हमारा
30 मेगावाट, 30 इंटू 0.6, लोड फैक्टर हमारा दिया हुआ है 0.6, तो ये जो हमारा वैल्यू आ जाएगा 18 मेगावाट आ गया। ठीक है, एवरेज लोड हो गया। तो प्लांट कैपेसिटी हमारा कितना हो जाएगा? प्लांट कैपेसिटी होता है एवरेज लोड डिवाइडेड बाय कैपेसिटी फैक्टर, ये प्लांट कैपेसिटी हो जाएगा। तो 18 डिवाइडेड बाई 0.5 इसका टू 36 मेगावाट हो जाएगा। अब हम जो हमारा जो रिजर्व कैपेसिटी अगर निकालने के लिए होगा, तो प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। प्लांट कैपेसिटी हमारा कितना आ रहा है? प्लांट कैपेसिटी हमारा 36 हो रहा है, माइनस मैक्सिमम डिमांड हमारा कितना है? मैक्सिमम डिमांड 30 मेगावाट, तो मैक्सिमम डिमांड 30 मेगावाट है ना, 30 मेगावाट। तो रिजर्व कैपेसिटी हमारा 6 मेगावाट हो जाएगा। आंसर हमारा डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट द इक्वेशन 1 अपॉन इतना इज 0 इफ, ठीक है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट इक्वेशन में जो लेप्लास इक्वेशन जो होता है, लेप्लास इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है, इसको हम लिख देंगे। तो लेप्लास इक्वेशन रो स्क्वायर वी इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू डो अपॉन डो रो इंटू डो भी अपॉन डो पी, अपॉन डो पी प्लस 1 अपॉन रो स्क्वायर डो स्क्वायर भी अपॉन डो फाई स्क्वायर प्लस डो भी स्क्वायर अपॉन डो जेड स्क्वायर है। ठीक है, अब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारा, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है लेप्लास का स्टैंडर्ड इक्वेशन, इससे जब कंपेयर करेंगे तो डो भी स्क्वायर ये कंपोनेंट हमारा 0 आ रहा है, तभी तो ये कंपोनेंट हमारा है नहीं, मिसिंग है, तो जेड से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जेड से इंडिपेंडेंट, जेड पे डिपेंड नहीं करेगा, तो लेप्लास इक्वेशन विथ जेड डिपेंडेंस, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, मतलब जेड पे डिपेंड नहीं कर रहा है हमारा, विथ नो जेड डिपेंडेंसी। ठीक है, 92 नंबर हो गया। अब 93 नंबर, द बल्क पावर ट्रांसमिशन ओवर ए लॉन्ग HVDC लाइन आर प्रिफेयर्ड ऑन द अकाउंट ऑफ, ठीक है, तो बल्क पावर जो है preferred over a long HVDC line are preferred on account of simple protection, minimum line power losses, low cost HVDC terminal, no harmonic problem, minimum line power losses हो जाएगा। ठीक है, जो लॉन्ग HVDC लाइन के लिए मिनिमम पावर लाइन लॉसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द electromagnetic wave traveling in a high loss medium at frequency f1 has attained wavelength lambda 1 when frequency become 4 times the corresponding wavelength will be। तो ये पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हाई लॉस मीडियम में फ्रीक्वेंसी f1 से कर रहा है, उसका वेवलेंथ लेमडा 1 है, जब फ्रीक्वेंसी हमारा 4 टाइम्स हो जा रहा है तो वेवलेंथ क्या होगा? तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इक्वेशन हम जानते हैं कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 1/√, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इससे लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 इक्वल टू √f2 अपॉन f1 हो जाएगा। तो इससे लेमडा 2 हम जब निकालेंगे, लेमडा 2 इक्वल टू लेमडा 1 इंटू √f1/f2। अभी इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, लेमडा 1 का वैल्यू हमारा लेमडा 1 ही रह जाएगा, और f1 अपॉन f2 का फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो जाएगा 1/4, 4 टाइम से बढ़ रहा है तो 1/4, तो ये जो लेमडा का वैल्यू हो जाएगा लेमडा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 550 kVA alternator operates in parallel to supply following load। ठीक है, 250 kilowatt at 0.9 power factor lagging, 100 kilowatt 0.85 power factor lagging। If one machine is supplying 200 kilowatt at 0.9 power factor lag, then power factor of the other machine will be।
ठीक है। तो ये कह रहा है कि दो मशीन है जो जिसका रेटिंग दिया हुआ है 250 किलोवाट एट 0.95 और 100 किलोवाट एट 0.85। अब इसी में से एक मशीन को जब हम सप्लाई कर रहे हैं 200 किलोवाट एट 0.9, तो दूसरा मशीन कितने पे रन करेगा। ठीक है। तो इसका जो है कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है, यहाँ पे इतने में कैलकुलेशन नहीं आएगा, इसलिए इसको मैं लास्ट में करवाता हूँ। ठीक है। इसको अभी अभी छोड़ देते हैं, मैं करवाता हूँ इस क्वेश्चन को थोड़ा लास्ट में, क्योंकि इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में कैलकुलेटिव टाइम टेकिंग भी होते हैं। ठीक है। तो मैं अभी लास्ट में इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, द वेक्टर स्टेटमेंट ऑफ गॉस लाइज। ठीक है। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला ही पूछा हुआ है कि गॉस लॉ का वेक्टर स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है। तो ये सिंपल पूछा हुआ है, तो सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल का ही रिलेशन होता है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 97, द वेव फॉर्म shown below is a half wave rectifier sine wave, the average power dissipated in a 10 ohm resistor है। ठीक है। तो हम लोग ये हाफ वेव रेक्टिफायर का है, तो एवरेज पावर कितना डिसिपेट हो रहा है ये पूछ रहा है। तो भी मैक्सिमम हमारा यहाँ कितना है, 10 वोल्ट वोल्टेज है ना, हाँ 10 वोल्ट है। तो भी मैक्सिमम का वैल्यू 10 वोल्ट है। फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वी आर एम एस जो हमारा होता है, वी आर एम एस इजकल टू वी एम बाई 2। ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, आपको ये पता होना चाहिए, ये बेसिक चीजें हैं। तो 5 वोल्ट हो जाएगा। तो द एवरेज पावर डिसिपेटेड, तो पावर एवरेज हमारा डिसिपेटेड क्या हो जाएगा, वी आर एम एस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है। तो 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर 10, तो हमारा ये हो जाएगा 25/10, तो 2.5 वाट हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 50 MVA 11 kV थ्री फेज जनरेटर हैज ए स्टोर एनर्जी ऑफ 400 मेगावाट। तो इनर्शिया कांस्टेंट क्या है। तो हम जानते हैं कि एनर्जी जो होता है G इंटू एच होता है। तो एनर्जी स्टोर का वैल्यू हो गया, G हो जाएगा रेटिंग ऑफ द जनरेटर, और H जो हो जाएगा इनर्शिया कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। तो इससे हमें इनर्शिया कांस्टेंट पूछ रहा है, तो एच इजकल टू जो हमारा क्या हो जाएगा, ई अपॉन जी हो जाएगा। तो ई का वैल्यू कितना है, एनर्जी स्टोर 400 मेगा जूल है, तो 400 इंटू 10 पावर 6 मेगा जूल, और जी का वैल्यू कितना है 50 एम बी है, 50 इंटू 10 पावर 6। तो इसका जो इनर्शिया कांस्टेंट आ जाएगा 8 मेगा जूल पर एम बी है। ठीक है। 8 मेगा जूल पर एम बी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन ई पावर माइनस एन अपॉन 40 इंटू यू ऑफ एन। तो इसका जेट ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो इसको सबसे पहले एक्स ऑफ एन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो ई टू पावर माइनस 1/40 पावर एन इंटू यू ऑफ एन। अब इसका इसका जो है जेट ट्रांसफॉर्म निकालना आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड फंक्शन है कोई ए टू पावर एन इंटू यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा क्या हो जाता है, जेड अपून जेड माइनस ए हो जाता है। ठीक है। तो हमारा इसे कंपेयर करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ये जेड, इसका जब ट्रांसफर करेंगे तो जेड अपून जेड माइनस ए का वैल्यू हमारा कितना है, ई पावर माइनस 1/40। ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं। तो जेड माइनस ई टू पावर 1/40 ये कौन सा आ जाता है, ऑप्शन ए प्लस है, नहीं होगा, ए वाले सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, द पोल जीरो प्लॉट सोन बिलो रिप्रेजेंट्स। ठीक है। तो ये हमारा पोल है, ये जीरो है, पोल है, ये भी जीरो है, ये पोल है हमारा। ठीक है। तो अगर ऑरिजिन के निकट में अगर पोल है, तो ये हमारा हो जाएगा लैग, फिर लीड लैग। तो लैग लीड कंपनसेटर हो जाएगा, ये लैग लीड कंपनसेटर नेटवर्क।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अभी इस वीडियो में इतना तक ही रहते हैं, नहीं तो वीडियो फिर लेंदी हो जाएगा। अभी हम लोगों ने 26 से लेके 100 तक ये पार्ट थर्ड में हमने सोल्व कर लिया है। ठीक है, पार्ट थर्ड में ये अभी हमने सोल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में वहाँ 101 से 125 तक नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप शेयर कीजिए। और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग के लिए मेहनत करके मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और ये रिवीजन भी हो जाता है इसके थ्रू, आप मतलब थ्योरी भी रिवाइज हो जाता है। तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतनी ज्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डअप आपका होगा। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट